तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास सेकेंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधानवाद क्या है, प्रमुख तत्व क्या है, इसके बारे में हम सबने पढ़ा। अब क्लास को लेट नहीं करते हैं और अब हम लोग आते हैं पॉलिटी में। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था कि संविधान और राज व्यवस्था दोनों बहुत अलग चीज है। तो संविधान की परिभाषा मैंने आपको बताया कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन का अर्थ जीवन का संचालन है। जीवन दो टाइप के हैं, सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन। सार्वजनिक जीवन का संचालन ही संविधान है। और फिर हमने संविधानवाद को समझा कि संविधानवाद क्या है। सीमित शासन, मनमाने शासन का अभाव संविधानवाद है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो है पॉलिटी। हिंदी में इसे ही राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था, पॉलिटी और राज व्यवस्था, नाम से आपको लग रहा होगा कि राजा की व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब समझ पा रहे होंगे, मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और एक डेफिनेशन के तौर पर इसको समझते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको लिख देता हूं नॉर्मल बात कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुप्रयोग ही राज व्यवस्था है, पॉलिटी। परिभाषा लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। संविधान का अनुप्रयोग, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय उभर कर सामने आते हैं उन्हें राज व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। संविधान का अनुप्रयोग, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय उभर कर सामने आते हैं उन्हें राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक, अब व्यवहार में कैसे लागू करेंगे किसी चीज को हम लोग, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे अभी। तो जैसे, एक मिनट, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेन डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटी, संविधान एक प्रावधान है, एक नियम है, लेकिन जैसे ही वो किसी सोसाइटी में आ जाता है तब उसे हम कहते हैं राज व्यवस्था। किसी मैनेजमेंट को संभालना कैसे संभालेंगे, ठीक है। अब लागू किया जाता है तो इसके छोटी सी डेफिनेशन है, इसको एक बार अगर आप ध्यान कर पा रहे होंगे तो संविधान का अनुप्रयोग, जब संविधान को व्यवहारिक तौर पर लागू किया जाता है तो जो विषय और जो मुद्दे बाहर आते हैं, सामने आते हैं, उनको हम राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब राज व्यवस्था पॉलिटी के कुछ मुख्य तत्व हैं। मैं एक मिनट इसको इरेज, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहला, पहला है संसद में कानून। पहला है संसद में कानून। दूसरा है न्यायालय के निर्णय। ये मुख्य तत्व है जो राज व्यवस्था के लिए हमको समझने हैं। तीसरा,
विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और उनसे जुड़े मुद्दे। जाति, धर्म, भाषाओं पर राजनैतिक प्रभाव, इनको हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग संविधान और पॉलिटी, राज व्यवस्था पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला संसद में कानून। संसद में जितने प्रकार के भी कानून बनाए जाएंगे, तो सबसे पहले तो संविधान की मूल प्रति में अनेक प्रकार के नियमों को लिख दिया गया, लेकिन जैसे वो संसद में कानून बनेगा तो वो राज व्यवस्था हो जाएगी। उदाहरण के लिए समझते हैं छोटा सा, कैसे। पहला मैंने बोला संसद में कानून। अब थोड़ा बेसिक डिफरेंस आएगा यहां पर से, आप लोग देखेंगे। मैं एक तरफ लिख देता हूं संविधान और एक तरफ मैं लिख देता हूं राज व्यवस्था। इधर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और इधर हम पॉलिटी की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 में एक आर्टिकल है, उसका नाम है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अब संविधान की मूल प्रति में लिख दिया कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का भाव है। अनटचेबिलिटी, कि कोई छोटा या बड़ा नहीं है, इस पर सबको किया जा सकता है। अस्पृश्यता मतलब पहले की भावना होती थी कि लोग किसी को, किसी विशेष वर्ग को निम्न जाति का कह देते थे और उसको छूना भी उसके लिए पाप माना जाता था। अनेक प्रकार के धर्म में ऐसे कुछ कुछ प्रसंग आते हैं जो कि मन को दुखी करते हैं। तो संविधान निर्माता परम पूज्य श्री अंबेडकर जी ने एक संविधान में एक आर्टिकल लाया जिसका नाम था अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का अंत उन्होंने लिख दिया, लेकिन बताइए भैया, कोरोना में किसी को कोरोना की बीमारी हो गई और कोरोना की बीमारी में हम गए उसके पास और हमने उसको स्पर्श नहीं किया, तो आप बताइए कि क्या आप बोलेंगे कि उसके पास आर्टिकल 17 का अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, उसको छूना चाहिए? नहीं, वो स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां स्पर्श किया जाए। तो आर्टिकल 17 में यह तो लिख दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार की अस्पृश्यता, कैसा अस्पृश्यता, किनके साथ अस्पृश्यता, ये सब भावों को जब व्यवहारिक तौर पर लाया गया और संसद में उस पर चर्चा हुई तो अस्पृश्यता क्या होगी। अरे यार, अस्पृश्यता क्या होगी? अस्पृश्यता होगी क्या, किनके साथ होगी? बार बार क्यों हो रहा है भाई? किनके साथ होगी, किस तौर पर होगी? यदि कोई बीमारी कोरोना में है तो उससे तो छूना नहीं है, तो उसके पास तो अधिकार नहीं है फिर अस्पृश्यता का। ऐसे सब भावों को जब इंप्लीमेंटेशन होता है समाज में कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, किन किन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा, किसके साथ अस्पृश्यता का भाव करना आवश्यक हो गया। जैसे कोरोना में किसी को यदि बीमारी थी तो उसके पास हम लोग उसको छूने से डरते थे,
इसका ये मतलब नहीं था कि हम उससे भेदभाव करते थे, इसका सीधा सा मतलब ये था कि बीमारी का संक्रमण जो था वो लोगों के तक और ना पहुंचे, इसलिए उसके साथ अस्पृश्यता होती थी। तो मेरे बताने का सीधा सा उद्देश्य है कि संविधान में यह तो बता दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 70, लेकिन उसमें किन किन प्रकार की अस्पृश्यता, कैसी अस्पृश्यता, किसके साथ अस्पृश्यता, किनको भेदभाव नहीं करना है और किससे स्पर्श, ये सब जब कि अगर एक अधिनियम आया 1955 में संसद में, अधिनियम 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम नाम था उसका, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि अधिनियम है, बिल है, सब में क्या डिफरेंसेस है। पहले एक आपके मोटे मोटे तौर पर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को मैं समझाना चाह रहा हूं, तो वो बाद में समझ में आएगा कि अधिनियम क्या होता है, बिल क्या होता है, विधेयक क्या होते हैं, ये सब बाद में एक एक करके सब चीज क्लियर होगी। तो समाज में जब उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, उस अधिनियम में बातों को बताया गया कि किस किस तौर पर क्या क्या चीजें होंगी, तो वो राज व्यवस्था कहला गई। लेकिन आर्टिकल 17 जो था वो संविधान कहला गया। दोनों बातों को देखें, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, संविधान है, लेकिन कैसे होना चाहिए, किन किन तथ्यों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ये सब जब समाज में व्यवहारिक तौर पर फैलता है तो उसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल। पहला तत्व शायद मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात देखते हैं। दूसरा है न्यायालय का निर्णय। दूसरा है न्यायालय का निर्णय। फिर वही बात, हम एक बार संविधान इस तरफ लिख लेते हैं और एक तरफ राज व्यवस्था लिख लेते हैं। आर्टिकल 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में यह बात कह दी गई, एक लाइन में स्पष्ट कर दिया गया कि आर्टिकल 19 में लोगों को विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लोग अपने भावों को समाज में रख सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि कोई व्यक्ति आया और संविधान को ही गाली बकने लगा, या कोई व्यक्ति आया देश के महापुरुषों को ही गाली बकने लगा। बाद में यह बात समझ में नहीं आ पा रही थी कि किस तौर पर हम उन्हें स्वतंत्रता दें, तो वो बातें गई न्यायालय में, बातों को ले गया न्यायालय में कि भैया किसी भी तरीके से आदमी विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या। तो इस पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि किस प्रकार से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तियों की होगी। मौलिक अधिकार, ऐसी अभिव्यक्ति हो जिससे उसके मौलिक अधिकार का हनन ना हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो देश के किसी भी चीजों में और किसी को भी कुछ भी कह दे। तो ये सब का ध्यान जब रखा गया तो वो राज व्यवस्था हो गई, और समाज में जब उसको व्यवहारिक तौर पर उतारा गया, संविधान में एक लाइन में लिख दिया गया कि आर्टिकल 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन वो कैसे समाज में फैलेगी, किन किन बातों का विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे, प्रेस, मौलिक अधिकार और बहुत सारी बातों की स्वतंत्रता, जो जो न्यायालय ने निर्णय दिया वो हमारा हो गया राज व्यवस्था। समाज में जब वो बातें उतरने लगती है तो वो राज व्यवस्था, पॉलिटी कहलाने लगता है। लेकिन जब वो आर्टिकल के तौर पर संविधान में लिखित बातें हैं वो संविधान है, और जैसे ही उसका समाज में व्यवहारिक तौर पर उतरना हो जाता है, लोग उसको अपने जीवन में उतारने लगते हैं कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो राज व्यवस्था होती है। दूसरी बात, तीसरी बात हम लोग देखते हैं। तीसरी बात मैंने लिखा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और उनसे जुड़े मुद्दे। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, अब भैया ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं क्या है? संस्था तो एक ही होगी? नहीं, संस्थाएं भी बहुत सी होती है।
तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमको पहले संस्था को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा संस्थाओं को समझते हैं। देखिए संस्थाएं कितने प्रकार की होती है। इंस्टीट्यूशंस, देखिए भैया हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं। 3 प्रकार की संस्थाओं का जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। पहला, संवैधानिक संस्थाएं। पहला, संवैधानिक संस्थाएं। दूसरा होता है असंवैधानिक संस्थाएं। और तीसरी होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तीन प्रकार की संस्थाएं होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इन 3 संस्थाओं को आप लोग जानेंगे। आप लोग नाम से परिचित हैं, सभी संस्थाओं से परिचित होंगे। देखना जब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखूंगा तो आपको लगेगा ये तो बात हमको पता थी, लेकिन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल था, कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था शायद ना पता। देखिए पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, संवैधानिक संस्थाएं। नाम से जहां तक आप लोग स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि बात इसमें संविधान की आ रही। वे संस्थाएं जिन्हें संविधान सृजित करते हैं, वे संस्थाएं जिसे संविधान बनाते हैं, या वे संस्थाएं जिसमें सबसे पहले संस्थान बता चुके हैं बातों संविधान, उनको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, संवैधानिक संस्था। अब भैया ऐसा कौन सा है, तो आप लोग ध्यान कर पा रहे होंगे तो संविधान में चुनाव आयोग है कि भारत में जब सरकार का गठन हो तो किस आधार पर किया जाए, किस तौर पर संविधान बनाया जाए, लेकिन किस बातों को ध्यान रखा जाए, चुनाव आयोग। तो आप लोग अगर संवैधानिक संस्थाओं को समझ पा रहे होंगे तो पहला है चुनाव आयोग। अगर मैं इसका आर्टिकल सही तरीके से ध्यान दे पा रहा हूं तो आर्टिकल नंबर 324 में है ये बात। चुनाव आयोग आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 324वें पर इस चुनाव आयोग की बात है, चर्चा। दूसरा वित्त आयोग। भैया सरकार तो बन जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद पैसा का देखरेख कौन करेगा, कहां कितना पैसा लगना चाहिए कौन बताएगा, तो एक वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में होना चाहिए। जैसे आप लोग आर्टिकल 17 में पढ़े अस्पृश्यता का अंत, तो आप सब जानते होंगे कि समाज में पहले अस्पृश्यता का भाव किनके साथ होता था। यह हमारा संयोग है कि हम किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, लेकिन यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में पैदा हो तो ये उसका दुर्भाग्य कहना हो गया, लेकिन ये तो गलत है ना। जब संविधान में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा इन बातों को देखा गया था
तो उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आगे लाने के लिए संविधान में अनेक प्रकार के आर्टिकल बनाए गए। पहले आप देखेंगे कि बहुत प्रकार से लोगों के साथ भेदभाव का भाव रखा जाता था, इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बात तो यहां तक आती है कि जब कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति किसी नल से पानी पी लिया करता था तो उस नल को 3 बार धोया जाता था। तो ये बात दुखद है और हमें ये गर्व है कि हमारे संविधान में इन बातों का ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार के ऐसे प्रावधान और नियम बनाए गए जिसके कारण आज समानता का भाव है। जब हम पढ़ेंगे आगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की उद्देशिका क्या है, तब हमको समझ में आएगा कि इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है, समानता और समता क्या होती है। धीरे से उस बात पर आएंगे, लेकिन इस अस्पृश्यताओं को अंत करने के लिए संविधान में एक और संस्था जिसका नाम है अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल नंबर शायद 338 आप लोग एक बार देख लेंगे। ऐसे संविधान में एक अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। आर्टिकल 338A होना चाहिए। तो संवैधानिक संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट में पहला है चुनाव आयोग, आर्टिकल नंबर 324 में इसका जिक्र है। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में इसका जिक्र है। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल नंबर 338 देख लेंगे एक बार। लेकिन अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल नंबर 338A ऐसा। तो ये संविधान द्वारा सृजित संस्थाएं हैं जिसे संविधान ने बनाया है। दूसरी बात है, हम लोग आएंगे असंवैधानिक संस्थाएं, जो संविधान विरोधी संस्थाएं हैं। जो संविधान विरोधी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं को असंवैधानिक संस्थाएं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं इंस्टीट्यूट कहते हैं। अब ये कैसी है भैया, कहां पर आएगी इसकी बात, तो मैं इसको यहां लिखता हूं। जैसे पीएफआई, नक्सलवादी लोग जो हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, संविधान इनको अधिकार नहीं देता कि ऐसे संस्थाएं बनाएं। तो असंवैधानिक संस्थाएं इन्हें ही कहते हैं। पीएफआई, नक्सलवादी, आतंकवादी, ये सब जो संस्थाएं हैं जिसका जो संविधान विरोधी संस्थाएं हैं उनको हम लोग असंवैधानिक संस्था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं। तीसरा नाम है गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक को समझने के लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं, में और है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। सांविधिक या कानूनी संस्थाएं। दूसरा है कार्यपालिका या कार्यपालिका। और एक है ना अन्य। ऐसे 3 प्रकार की संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं में आती हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। पहला है सांविधिक स्टैट्यूटरी कहते हैं इसको। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है अदर।
तो 3 प्रकार को इसके अंदर 3 और डिवाइड किया गया कि कैसी संस्थाएं होती हैं। सांविधिक या कानूनी, जिसे कानून के आदेश पर बनाया जाए। जैसा अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक है इसमें हम लिख सकते हैं जैसे मानवाधिकार आयोग, ये कानूनी क्या सांविधिक है। महिला आयोग, ऐसी संस्थाएं सांविधिक या कानूनी तौर पर बनाई गई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं। दूसरा है कार्यपालिका संरचनाएं, जो राष्ट्रपति के आदेश से, जैसे अगर एग्जांपल हम एक आध लेना चाहे तो नीति आयोग ले सकते हैं उदाहरण में। और अन्य में देखा जाए तो ऐसे अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं जो संविधान तो नहीं बनाती। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है, जो संविधान द्वारा सृजित तो नहीं होती लेकिन संविधान के प्रावधानों का विरोध भी नहीं करती। देखिए, संवैधानिक में आपने समझा कि जो संविधान द्वारा सृजित हो, असंवैधानिक में समझा जो संविधान का विरोधी हो, और गैर संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान द्वारा सृजित तो ना हो, जो संविधान द्वारा सृजित तो ना हो लेकिन संविधान के नियमों का विरोध भी ना करे। ऐसी संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। उस गैर संवैधानिक संस्थाएं के अंदर सांविधिक, कार्यपालिका और अन्य, ऐसे 3 उसको डिवाइड किया गया, जिसमें सांविधिक जो कानून के आधार पर बनाई जाए तो मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग ऐसे। कार्यपालिका राष्ट्रपति के आदेश से नीति आयोग, और अन्य में जैसे एबीवीपी, एनएसयूआई और अनेक प्रकार की जो संस्थाएं हम लोग बना देते हैं, ये सब अदर्स में आती है। ठीक है, तो एक बार मोटे तौर पर इसको समझने का छोटा सा प्रयास करते हैं। डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जो संविधान के द्वारा सृजित हो, पहला पॉइंट। जो संविधान विरोधी हो वो कौन सी होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में जो सृजित तो ना हो, बनाया ना हो संविधान भले, लेकिन नियमों का पालन करती है। ये आपका पहला डिफरेंस। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम जान गए क्या क्या है, वित्त आयोग। आगे सब चीज क्लियर होगी। अभी मैं आपके लिए हम एक दूसरे के लिए एक संविधान का बेस बना रहे हैं कि बेस तैयार हो जाए तो फिर संविधान को समझने में आसानी हो। संविधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल में हम एक आध ले सकते हैं। पीएफआई, आतंकवादी संगठन आदि। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में तो बहुत सारा है, तो जैसे हम ले सकते हैं मानवाधिकार आयोग और इजी लेके एबीवीपी। ऐसे मुख्य तौर पर इस आधार पर हम लोग संविधान की संस्थाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिलेस करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबको ये 3 संविधान की जो संस्थाएं हैं वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अब संविधान को समझने के लिए, बेस तैयार करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। 3 पॉइंट समझा हमने। एक मिनट तो आगे बढ़ा। अब हम लोग थोड़ा
संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भैया, अब हम लोग मेन तौर पर संविधान में पैर रखना शुरू कर रहे हैं, सॉरी संविधान की सीढ़ियों पर पैर रखना शुरू कर रहे हैं समझने के लिए। संविधान, अच्छा पहले एक चीज होती थी, आप लोग को अगर पता हो तो, जब हम लोग क्लास 9th या 10th में थे तो सोशल साइंस में एक पार्ट आता था, अब ये शायद ये बुक से हट गया होगा, कि जैसे हम किसी चीज को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पहले तो यूनिट होता था, यूनिट इकाई 1, इकाई 1 यूनिट 1, इकाई 2 यूनिट 2, ऐसा उस इकाई के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते थे, इकाई के अंदर चैप्टर्स होते थे, उस चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे खंड होते थे, 1.2 1.2.1 ऐसा कुछ कुछ। तो अगर आप लोग उस बेसिक स्ट्रक्चर से परिचित हैं, अगर आपको समझ में आता है, तो अब हम लोग पहुंचते हैं संविधान के भाग अध्याय आदि में। संविधान को मुख्य तौर पर सबसे पहले विभक्त किया गया है भाग में, भाग, संविधान को मुख्य तौर पर भाग में विभक्त किया गया। जब संविधान पहली बार बना तो इसमें 22 भाग थे, भाग 22 थे। संविधान एक नियमावली, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर शुरू का याद करें तो संविधान एक नियमावली, उनको 22 भाग में विभक्त किया गया, संविधान को 22 भाग में विभक्त किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 25 है, वर्तमान में इसकी संख्या 25 है। तो जब संविधान को सबसे शुरू बनाया गया तो मुख्य तौर पर 22 भागों में इसे विभक्त किया गया था, अब 25 है। भाग के अंदर देखिए, इकाई को आप लोग भाग समझ लीजिए। चैप्टर में जब पुस्तक आप कभी किसी चीज की खोलेंगे, जब आज कॉलेज में शायद ऐसा अभी भी होता है, यूनिट को आप समझ लिए भाग। अब उस भाग के अंदर मेनी टाइप्स ऑफ चैप्टर्स रहते हैं, तो इसमें भी भाग के भी अंदर अनेक प्रकार के अध्याय। तो भाग के जैसे ही हम नीचे जाते हैं, भाग के नीचे जाते हैं तो अध्याय मिलता है। अध्याय को इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं, सबको पता है। 22 भाग के बाद संविधान में बात आती है अध्याय और चैप्टर्स की। जैसे ही जैसे हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, अध्याय के अंदर भी कुछ और है, तो अध्याय के ही अंदर भैया जो आप लोग सुनते होंगे ना, आर्टिकल इतना 395 अनुच्छेद हैं, सब बहुत सारी चीज सुनते होंगे। इस अध्याय के अंदर ही अनुच्छेद है, इसको इंग्लिश में आर्टिकल कह देते हैं। अनुच्छेद के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद के अंदर है खंड, क्लॉज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लॉज के अंदर भी कुछ चीज है, उसको हम कहते हैं उपखंड, सब क्लॉज। और जब हम ये पांचों चीज के आधार पर संविधान को समझ सकते हैं, सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहला संविधान के अंदर है भाग, भाग के अंदर है अध्याय, अध्याय के अंदर है अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर है खंड, और खंड के अंदर है उपखंड। भाग पार्ट, भाग के अंदर आते हैं अध्याय, अध्याय को चैप्टर्स कहते हैं। अध्याय के अंदर होते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद के अंदर होता है खंड, खंड को क्लॉज कहते हैं। और खंड के भी अंदर कुछ होता है, पंक्तियां जैसा भी हो, उसको हम उपखंड कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सब क्लॉज कहते हैं। ठीक है भैया, अब देखते हैं कि आर्टिकल, आप लोग जब सोशल साइंस शुरू में पढ़ते होंगे तो आप लोग सुने होंगे कि आर्टिकल 395 अनुच्छेद है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?
तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 470 हो गई, लेकिन 395 के अंदर ही है। मतलब कि पहला पॉइंट का जो पहला आर्टिकल है उससे लेकर जब तक आप आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल नंबर 395 में पहुंचेंगे तो इसकी संख्या तो 395 ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर जितने भी संशोधन सुधार आदि हुए हैं उनके आधार पर इनकी संख्या 470 है। जैसे लिख दिया मैं 30A 13A। अब इस 13A का मतलब है ये भी एक नया आर्टिकल है, लेकिन ये 395 के अंदर है। जैसे समझ सकते हैं आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, ऐसा हम पढ़ते जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर 3, लेकिन अचानक से आता है आर्टिकल नंबर 3A, आर्टिकल नंबर 3B, आर्टिकल नंबर 3C। तो लेकिन संविधान का मूल तौर पर तो आर्टिकल पहला, आर्टिकल दूसरा, आर्टिकल तीसरा, ऐसे करते करते आर्टिकल 395 ही है, लेकिन उसके अंदर जो ये 3A, 3B और 3C आदि हैं, जब इसको गिनेंगे तो आर्टिकल मुख्य तौर पर 470 निकलेंगे। अब आर्टिकल के बाद आता है क्लॉज। क्लॉज कैसा होगा? तो बहुत लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए मैं लिख दिया आर्टिकल, तो इसको लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 13। मैं लिख दिया आर्टिकल 13A। तो सेंट में 90% लोग इसको आर्टिकल 13A पढ़ेंगे। 90% लोग आर्टिकल 13A पढ़ेंगे, लेकिन ये आर्टिकल 13A नहीं है, ये आर्टिकल 13 क्लॉज ए। लेकिन अभी तो आप जब अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर रहे थे तो आर्टिकल 338A लिखे थे। तो हाँ भैया, आप विशेष ध्यान दें इस बात को, और सब लोग इसकी गलती करते ही हैं कि जो आर्टिकल 330A ब्रैकेट में होगा, बात ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आर्टिकल में ABCD ऐसे बहुत सारी चीजें जब ब्रैकेट में होगी तब उसको क्लॉज कहा जाएगा। अगर वो ब्रैकेट से बाहर है, अगर वो ब्रैकेट से बाहर है तब उसे हम क्लॉज कहेंगे, सॉरी आर्टिकल कहेंगे। तो अंतर क्या है? अगर मैं ऐसा लिख दूं 330A और लिख दूं 330A, एक एग्जांपल जैसे प्रश्न के तौर पर मैं इसको बना देता हूं। प्रश्न के तौर पर इसको बनाते हैं और सब लोग इसकी गलती करते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एक ये प्रश्न बना। ऑप्शन मैंने दे दिया A 330A, ऑप्शन B 330A, ऑप्शन C 338A, ऑप्शन D 330B, ऐसा कुछ। तो बहुत से लोग इसको लगाएंगे और बहुत से लोग इसको लगाए हैं जो पढ़ के गए, लेकिन मूल तौर पर, मुख्य तौर पर जो आर्टिकल है वो हमेशा ब्रैकेट से बाहर होता है। तो 338 इसका आंसर होगा। अगर ये जो लगाएगा वो गलत है, 0 नंबर, लेकिन जो इसको लगाएगा 2 में 2 पा जाएगा। बेसिक डिफरेंस एकदम ठीक है। तो आर्टिकल 330A यदि पढ़ना है तो जो ब्रैकेट से बाहर हो, ब्रैकेट के अंदर यदि कोई चीज आ गई ABC तो वो क्लॉज सब क्लॉज होगी, और अगर ब्रैकेट से बाहर है तभी वह आर्टिकल होगा। तो एक
अगर हम इसको जैसे मान लीजिए लिखा 330A A B, एक एग्जांपल, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो हम इसको पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 338A क्लॉज A सब क्लॉज B, ये पढ़ने का तरीका है। लेकिन अगर ऐसे लिख दूं मैं 330A, तो पढ़ेंगे आर्टिकल 330A क्लॉज A। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं 330A, तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 330A। मेन डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे कि यदि कोई ABCD 1 2 3 4 ब्रैकेट में है तो पहला ब्रैकेट क्लॉज कहलाएगा, दूसरा ब्रैकेट सब क्लॉज कहलाएगा, और अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो वो सीधा मूल तौर पर या मुख्य तौर पर आर्टिकल ही होगा। ऐसे आज हमने संविधान के चीजों को समझा कि संविधान को किस तरीके से बांटा गया है। संविधान को पहले भाग में, इधर आते हैं, संविधान को सबसे पहले भाग में, फिर अध्याय में, अध्याय के अंदर अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर खंड, और खंड के अंदर उपखंड। इंग्लिश में इसे पार्ट, चैप्टर, आर्टिकल, क्लॉज एंड सब क्लॉज बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अनुसूचियां क्या है, शेड्यूल्स जिसको कहते हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल्स, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर को, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और रोकने से पहले एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए एक बड़ा सा गोला लीजिए, इस बड़े से गोले को आप कह दीजिए संविधान, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। अब इस बड़े से गोले के अंदर एक गोला है जिसको आप कह दीजिए भाग। ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये चैप्टर पार्ट हुआ। अब इस भाग के अंदर एक गोला ले लीजिए, उसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया? इसको हम कह सकते हैं अध्याय, चैप्टर। इस अध्याय के अंदर भी एक गोला लीजिए, इसको हम कहेंगे अनुच्छेद या आर्टिकल। उस अनुच्छेद के अंदर सब क्लॉज, और उसके भी अंदर, और इसके अंदर क्लॉज, इसको सब क्लॉज। ये इसका फ्लो चार्ट। संविधान के अंदर भाग, भाग के अंदर अध्याय, अध्याय के अंदर अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर क्लॉज, और क्लॉज के अंदर सब क्लॉज। ऐसे संविधान को समझा जा सकता है। कल आगे अगर मैं क्लास लूंगा, प्रोबेबिलिटी है कि लूं, नहीं लूंगा तो भी, अगर लूंगा तो हम अनुसूची से शुरू करेंगे, शेड्यूल से। अनुसूचियां क्या होती है, और फिर संविधान को किस तौर पर बांटा गया संविधान में, फिर संविधान और राज व्यवस्था को पैरेलल लेके चलेंगे। संविधान पढ़ेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे पॉलिटी में, राज व्यवस्था में, और आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार शॉर्ट नोट रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिटी, राज व्यवस्था, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुप्रयोग। जब संविधान को हम व्यवहारिक तौर पर उतारने लगते हैं तो जो भी मुद्दे बाहर आते हैं उसको हम राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे है मूल, इसके मुख्य तत्व हैं संविधान, संसद में कानून, न्यायालय के निर्णय, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, उनसे जुड़े मुद्दे, जाति, धर्म, भाषा और राजनीतिक प्रभाव की जाति, भाषा और धर्म पर संविधान का कैसा प्रभाव पड़ता है, ये राज व्यवस्था के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि संसद में कानून क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझा कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन समाज में जब उसको उतारा जाता है तो वो राज व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, फिर हमने न्यायालय का निर्णय। संविधान में आर्टिकल 19 में विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जब उसको न्यायालय ने निर्णय दे कि किस तौर पर बातें रखी जाएगी, ये बात बताया तो वो राज व्यवस्था कहलाने लगा। ठीक है, आगे है कि संस्थाएं विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी है, तो संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक संस्थाओं में हमने चुनाव आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जाना। असंवैधानिक संस्थाएं में पीएफआई, नक्सलवादी आदि, और गैर संवैधानिक में मानवाधिकार आदि के बारे में, महिला आयोग,
एबीवीपी आदि के बारे में जाना। गैर संवैधानिक को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला सांविधिक, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा अन्य। तो सांविधिक में मानवाधिकार और महिला आयोग है, कार्यपालिका में नीति आयोग है और अन्य में एबीवीपी जैसी आदि संगठन है ना। इनको तीनों को डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट वो है जो संविधान द्वारा सृजित हो, असंवैधानिक जो संविधान की विरोधी हो, और अनएक्स्ट्रा संवैधानिक जो संविधान द्वारा सृजित तो न हो लेकिन उसके नियमों का पालन करे। उदाहरण में फिर वही बात, वित्त आयोग, महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल में पीएफआई आतंकवादी संगठन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में मानवाधिकार आयोग आदि एबीवीपी। एबीवीपी एबीवीपी चारों कुती। संविधान को मूल तौर पर, मुख्य तौर पर कैसे बांटा गया? तो संविधान को सबसे पहले भाग को अध्याय, अध्याय को अनुच्छेद, अनुच्छेद को क्लॉज, क्लॉज को सब क्लॉज, ऐसे बांटा गया है। पढ़ने का तरीका हमने समझा कि आर्टिकल को पढ़ेंगे कैसे, और उसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से संविधान, अध्याय, भाग, क्लॉज, सब क्लॉज को समझा। कल की क्लास में यदि अगर आगे क्लास लेते हैं तो हम अनुसूचियां से पढ़ना शुरू करेंगे, और अनुसूची के बाद हम लोग संविधान को मुख्य तौर पर कि अधिनियम, बिल आदि में क्या क्या डिफरेंस है, संसद कैसे बनती है, राज्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सादर जय श्री राम, धन्यवाद।